हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई तैयारी में पूरे जोश के साथ जुटे हुए होंगे। आज चलिए हम बात कर रहे हैं, आज के सेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। और यही हमारा टॉपिक चल रहा है थर्मोकेमिस्ट्री का, जो कि अपने आप में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोकेमिस्ट्री हमें पढ़ना बहुत जरूरी है और काफी सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। आज जो हम बात कर रहे हैं इसके L21B की बात कर रहे हैं, 21A इससे पहले आपने पढ़ लिया और एंथैल्पी की बात करी थी। वहां पर टाइप्स ऑफ एंथैल्पी की बात हम कर रहे थे। और थर्मोकेमिस्ट्री में आपको पता है भाई, थर्मोकेमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं, एनर्जी की भी बात करते हैं, हीट की भी बात करते हैं, रिएक्शन के साथ साथ। तो थर्मोकेमिस्ट्री का मेन पर्पज क्या है, हीट का भी हमें पता चलता है, एनर्जी का भी हमें पता चलता है कि रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या कंज्यूम होगी, कितनी एनर्जी, ये बात भी हमें पता चलती है थर्मोकेमिस्ट्री में। तो चलिए आज के इस सेशन में मैं जो कल की क्लास थी उससे ही कंटिन्यू कर रहा हूं। कल हमने किरचॉफ समीकरण की बात कर ली थी, बिल्कुल कर ली थी। एंथैल्पी चेंज की बात कर ली थी, H बराबर U प्लस PV, उससे करा था। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी की हम बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, आपको लिंक कर रहा हूं टाइप्स ऑफ एंथैल्पी से। देखिए, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी की बात कर रहे थे और यहां पर हमने किसकी बात करी थी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करी थी। मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं हल्का सा। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी में हमने किसकी बात करी थी, स्टैंडर्ड ऑफ एंथैल्पी की बात करी थी। एंथैल्पी जो हीट चेंज है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पर कैलकुलेट की जाए, ये बात है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज दैट अकरिंग ड्यूरिंग ए रिएक्शन when all the reactant and product are in their standard state। प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या हो भाई, स्टैंडर्ड स्टेट पर हो। और यूजुअली जो टेम्परेचर है 298 केल्विन मान रखा है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं। ये आपको पता है, नोट भी कर रखी है, वापस से नोट नहीं करना है। तो इस पर जो हम चेंजेज की बात करेंगे वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी की कल ये बात करी थी। क्या था, मानक एंथैल्पी वह ऊष्मा परिवर्तन है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तब होता है जब सभी अभिकारक और उत्पाद अपनी मानक अवस्थाओं में हो मानक अवस्था में हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो। यह अभिक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन को मानक परिस्थितियों के अंतर्गत दर्शाती। मानक, जब सारे अभिकारक और उत्पाद मानक स्थिति में हो। मानक स्थिति का कैसे पता चले, ये भी कल बात करी थी। बताओ भाई, मैंने कहा था जो जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही होना चाहिए, उसी स्टेट में होना चाहिए। 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड और क्या है, गैस। साथ ही साथ यदि एलोट्रोप भी है, अपर रूपता भी शो करता है, जैसे कार्बन है, सल्फर है, जो भी अपर रूपता शो करते हैं उनकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो है वहां पर लिखी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये है। और टेम्परेचर यहाँ पर जो है 298 की बात कर रही है। टेम्परेचर कितना है, 298। और जो प्रेशर है डेट इज 1 atm प्रेशर की हम बात कर रहे थे। कितने की प्रेशर की बात कर रहे थे, 1 atm प्रेशर की भी बात यहां पर कर रहे थे आप। यही बात चल रही थी। यहां पर देखिए 1 atm प्रेशर की बात करी थी। और क्या बात करी थी इसमें, ये कहा था मैंने, ध्यान आ रही है कुछ बातें आपको, कि हाइड्रोजन आपको रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये हाइड्रोजन की मानक स्टेट हो गई भाई, स्टैंडर्ड स्टेट हो गई। दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, H2 की। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, H2 गैस, ये बोला जाएगा। नाइट्रोजन गैस फॉर्म में रहती है तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट N2 गैस हो गई। बिल्कुल होगी सर, ये बात भी पढ़ ली थी। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है सर, ये भी हमें गैस ही दिखाई देती है। तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, O2 गैस हो गई। सोडियम है आपको किस फॉर्म में दिखाई देता है सर, सोडियम तो सॉलिड दिखाई देता है, मेटल है, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट सोडियम सॉलिड हो गई। एल्युमिनियम किस स्टेट में दिखाई देता है, इसकी सॉलिड दिखाई देता है, इसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी। कार्बन की बात करें, कार्बन जो है एलोट्रोपी शो करता है, डेट मींस अपर रूपता दर्शाता है। कार्बन की जो फॉर्म है वो क्या है, कार्बन सॉलिड तो होता ही है, साथ ही साथ ये क्या है, इसकी अपर रूप कौन सा, कार्बन के अपर रूप आपने पढ़े हैं, कार्बन के अपर रूप पढ़ रखे हैं ना भाई। जो कार्बन की बात करते हैं, यदि हम जो है कार्बन, कार्बन अपर रूपता दर्शाता है, क्या दर्श शो करता है, अपर रूपता शो करता है कार्बन। और जो कार्बन के
यहाँ बात करें कार्बन, अपर रूप शो करता है, और इसके अपर रूप आपको पता है कौन से हैं? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट होता है सर, और क्या होता है? हीरा होता है, और क्या होता है? फुलरिन होता है। ये इसके अपर रूप है कार्बन के। इसमें जो ग्रेफाइट अपर रूप है ये सबसे मोस्ट स्टेबल है। ग्रेफाइट क्या है? सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट रहती है कार्बन की, आपको ये पता है। तो यहां पर जब इसकी स्टैंडर्ड स्टेट नोट करेंगे, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड ऐसे लिखा जाएगा, ये हमें आना चाहिए। अब यहां पर देखिए, इसकी जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन की बात करूं किस फॉर्म में रहती है? लिक्विड, तो ब्रोमीन लिक्विड इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई। आयोडीन, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई। क्लोरीन गैस फॉर्म में रहता है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई। मरकरी आपने देखा है लिक्विड स्टेट में होता है। थर्मामीटर देखा है आपने, टेम्परेचर बुखार हो कभी हो गया हो किसी के, थर्मामीटर से मेजर करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर थर्मामीटर में नीचे क्या भरा रहता है? मरकरी भरा रहता है, और वो किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। ये बात भी आपको पता है। तो मरकरी की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या हो गई? लिक्विड हो गई। ये लिक्विड इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई। अब यहाँ पर देखिए आप, ये बात हमने कर ली थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें? इसकी जो है किस प्रकार से एंथैल्पी चेंज निकालेंगे, मैंने बताया था डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है? अभिक्रिया की एंथैल्पी। एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी, परिवर्तन अभिक्रिया की एंथैल्पी। बी आई एच नॉट और ए आई एच नॉट आर होता है। पी क्या है? प्रोडक्ट, ये उत्पाद को बताता है। ये क्या है? पी का मतलब उत्पाद है भाई, इसका मतलब उत्पाद है। और आर का मतलब क्या है? अभिकारक रिएक्टेंट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है? अभिकारक है। ए आई बी आई क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। सर ये क्या होता है? ये बात समझनी है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का मतलब हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक किसका? उत्पाद का। और ये अभिकारक है, ये अभिकारक का, ये क्या है? अभिकारक। अभिकारक की बात करेंगे और उत्पाद। अब ये होता क्या है भाई? सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3 हुआ। हमसे पूछा जाए भाई उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितने हैं? उत्पाद आप देख रहे हो कितना बन रहा है? उत्पाद तो सर 2 अमोनिया बन रहा है, तो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका जो है वो कितना हो गया? 2 हो गया। इसके बाद यदि मैं बात करूं अभिकारक, इसके लिए 3 हो गया गुणांक, इसके लिए क्या हो गया? 1 हो गया। इस प्रकार से अभिकारक का गुणांक या उत्पाद का गुणांक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात भी हमने कर ली थी। यहां पर देखिए अब और हमें क्या पढ़ना था? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन अवस्था परिवर्तन, इसको क्या बोलेंगे? मैं वहीं से लिंक कर रहा हूं कल की चीजों से, फिर नई चीज पर भी आएंगे। अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन कैसे होती है भाई? सॉलिड लिक्विड में, मतलब ठोस किसमें चेंज होता है? द्रव में। ठोस द्रव में चेंज होगा तो वो क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। ये जो एंट्रोपी है भाई, ये किसकी कहलाएगी? गलन की एंट्रोपी कहलाएगी। इस बात को समझ लें। द्रव है आपका लिक्विड, ये चेंज हो रहा है गैस में, तो ये किसकी एंट्रोपी है? वेपर, वाष्पीकरण। वाष्प बनेंगे, द्रव को गर्म करते हैं तो वाष्प तो बनता है सर। तो ये किसकी कहलाएगी एंट्रोपी? वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाएगी। और एक और है कन्वर्जन, एक अवस्था परिवर्तन और है, वो क्या है? ठोस। ठोस परिवर्तित हो रहा है गैस में, ठोस परिवर्तित हो रहा है गैस में, तो ये किसकी एंट्रोपी कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी कहलाएगी। किसकी एंट्रोपी कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता है कपूर को आप जलाओ। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण जो है कपूर, देखा है दीपावली अभी गई है, आपने पूजा हवन करते हैं, कपूर जलाते हैं। कैम्फर,
जब कपूर को जलाते हैं तो द्रव अवस्था में आता है क्या? ना सर, ऐसे नहीं होता। तो क्या होता है? सीधा गैस बन जाता है कपूर को जलाते हैं। डेट मीन्स ठोस आपका सॉलिड फॉर्म में रहती है, और जब जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो गैस फॉर्म में चला जाएगा। डेट इज सब्लिमेशन। तो डेट इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेट इज इट इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रोपी, that is known as phase transformation entropy। and phase changes कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू गैस। ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ने हैं, इनकी एंट्रोपी की बात हमने करनी है। ये बहुत सिंपल है, ये आपने सीख लिया, इतनी बात सीख ली थी। इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल भी करा था। अब मैं एक सवाल और कराना चाहता हूं आपको, फिर अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। एक सवाल और मैं आपको कराना चाहता हूं। यहाँ पर एक तैराक जो स्विमिंग पूल में से बाहर आ रहा है, तैराक क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। अब स्विमिंग पूल से बाहर आएगा तो उसके शरीर पर क्या लगा रहेगा? मिट्टी तो लगी नहीं रहेगी भाई, पानी लगा रहेगा शरीर पर। उसके शरीर पर लगभग 18 ग्राम पानी की एक परत लगी हुई है। पानी की परत दे दी इन्होंने कि पूल से बाहर आया व्यक्ति, उसके ऊपर 18 ग्राम पानी की परत लगी हुई है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकरण की आंतरिक ऊर्जा की गणना करिए। किसकी गणना करवा रहा है? आंतरिक ऊर्जा की गणना हो रही, करवाना चाहते हैं, और टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर करनी है। और 373 केल्विन पर इन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस था ना, 273 जोड़ दिए तो 373 हो गया। पानी के लिए इन्होंने दे दिया एंथैल्पी का मान दे दिया, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। ये वाष्पीकरण की अभी जो कन्वर्जन बात कर रहे थे ना भाई, वही तो आ गया, वही आ गया सर। ये तो ये जो है वाष्पीकरण की एंथैल्पी इन्होंने दे दी 40.66 किलो जूल पर मोल, इसका मान इन्होंने दे दिया। यहां पर देखिए, ए स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम ए पूल इज कवर्ड विद ए फिल्म ऑफ वाटर वेइंग अबाउट 18 ग्राम। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा वेपोराइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी है फॉर वाटर एट 373 केल्विन 40.66 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है? पहले तो इसमें जो जो हमें दे रखा है, जो जो हमें दे रखा है उसको हम नोट करते जाएंगे। हमें वाटर का वेट ऑफ H2 कितना दे रखा है भाई? 18 ग्राम दिया है सर। 18 ग्राम ये हमने लिख दिया, 18 ग्राम दिया है। और यदि आपको मोल चाहिए, इसके मोल मुझे निकालने हैं, ये आपको वेट दिया है, वाटर का वेट दे रखा है, 18 ग्राम पानी है। पानी मतलब कवर्ड 18 ग्राम से कवर्ड, यही तो कह रहे हैं। अब मुझे मोल चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे? मोल निकालने हैं, मोल ऑफ H2। क्या फॉर्मूला है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हम देंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास H2O का कितना है भाई? 18। और H2O का मोलर मास भाई बताना कितना होता है? सब बताएं कि H2O का अणुभार बोलना पड़ेगा, H2O का अणुभार बताना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमें पढ़ना पड़ेगा। H2O का मोलर मास भाई कितना होता है? 2 प्लस कितना होता है? 16 कितना होता है सर? ये तो बड़ी 18 ही आ गया सर, ये भी 18 ही आ गया। तो इसके मोल हमने निकाल लिए, 1 मोल हो गया। मोल कितना निकाल लिया? H2O का 1 मोल हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये बात हमारे बात समझ में आ जाती है। और T इन्होंने दे रखा है, T भी लिख दो, 373 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, ताप आ गया, वेट आ गया, और क्या दे रखा है इन्होंने? एक और दे रखा है डेल्टा H वेपोराइजेशन। ये मान भी इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है देख लेते हैं, 40.66 किलो जूल पर मोल। ये दे रखा है 40.66 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है। किलो जूल में, जूल में बनाने के लिए क्या करें? 40.66 सर 10 की घात
कितने से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं सर। ये जूल पर मोल बन गया, ये क्या बन गया, जूल पर मोल बन गया, ये जूल पर मोल बन गया क्या नहीं बना। अब क्या करें बताओ, फॉर्मूला। अब सर फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला आपको बता रखा है इसके लिए, एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये आपको बता रखा है, ये सब जगह एप्लीकेबल। अब यहां पर देखिए, आपको डेल्टा एच है डेल्टा यू आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब भाई डेल्टा एच है ही बेटा तेरे पास, डेल्टा एच कितना है 40.66 गुणा 10 की घात 3, 40.66 गुणा 10 की घात 3 है सर, माइनस आर की वैल्यू कितनी होती है सर, आर तो गैस कांस्टेंट है भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूं, आर होता है 8.314, 8.314, तो लिख लें 8.314, ताप 373 केल्विन है। सर आप एक बात भूल गए हैं यहाँ पर, तो क्या भूल गया हूँ, डेल्टा एन जी लिखना भूल गए, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डेल्टा एन जी कितना आएगा। भूला नहीं हूँ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ डेल्टा एन जी की वैल्यू भाई बोलना पड़ेगा। डेल्टा एन जी यहाँ पर कितना लिखूं बताओ भाई। डेल्टा एन जी होता क्या है पहले तो बताओ, पहले ही बताया, पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन से गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये करते हैं। उत्पाद के गैसों के मोलों की संख्या माइनस प्रोडक्ट के, सर माइनस रिएक्टेंट के, सर यहाँ उत्पाद और वो क्या है सर भाई, वो क्या है वो देख लो यहाँ पर, ये H2 जो लिक्विड था H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा था। आदमी बाहर आया, पानी की फिल्म चढ़ी हुई थी उसके ऊपर, यही तो कह रहे हैं लेयर चढ़ी थी पानी की, वो उसका वेपोराइजेशन हुआ गैस में, वो कन्वर्ट हुई भाई, गैस में कन्वर्ट हुई, तो डेल्टा एन जी कैसे निकालेगा, गैस के मोल कितने 1, यहाँ कितने 0, डेल्टा, सर मजा आ गया, 1 हो गया, तो डेल्टा एन जी क्या हो गया 1, और इसको सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर डेल्टा यू जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल गुणा भाग है, इसको कर लेना भाई। मैं उत्तर नहीं बताऊंगा इसका, आपका होमवर्क है ये, उत्तर निकालना, अब कुछ भी नहीं रहा इसमें, अब इसका गुणा भाग कर लेना, इसका गुणा भाग कर लेना तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। कर लें भाई फटाफट, बना लिए भाई, बहुत बढ़िया। इसका आंसर निकालेंगे आप, इसका आंसर निकाल लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गुणा भाग सिंपल कर लेना। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अब देखिए अगले टाइप की एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, संभवन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन नाम ही बता रहा है इसका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट मीन्स यहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होगा, यौगिक बनेगा उसके तत्वों से बनेगा। जब एक मोल यौगिक बने उसके तत्वों से, तो वो एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाएगा, संभवन की एंथैल्पी कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है। क्या बोली मैंने बात ये बोली है कि एक मोल पदार्थ बनना है, एक मोल यौगिक बनना है, उसके एलिमेंट से बनना है, और जो एंथैल्पी चेंजेज होंगे वो क्या कहलाएंगे, फॉर्मेशन की एंथैल्पी कहलाएंगे। कैसे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF से लिखते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा HF ऐसे लिखा जाता है, इज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड। 1 मोल की बात हो रही है, 2 या 3 या 4 की बात नहीं हो रही है। 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जैसे H2O है सर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होता है, डेट मीन्स इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे H2O है, H2O यौगिक है। अब H2O यौगिक में कौन कौन से एलिमेंट है सर, ये तो सब कोई हर बच्चा जानता है, क्या क्या है इसमें,
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, तो इनसे मिलकर बनेगा इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। और ये कैसे होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट अभी आपको बता दी, हाइड्रोजन गैस H2 रहता है, ऑक्सीजन O2 में रहता है, वो स्टैंडर्ड स्टेट है। एट और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 298 एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। It represents the energy absorbed or released during the formation of a compound from its elements. अपने एलिमेंट से जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा और एलिमेंट किस में हो? स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तब ये जो है एनर्जी का जो चेंजेज होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको नोट कर लो डेफिनेशन को, तब अगली बात करेंगे। यहां पर इसको नोट कर लें फटाफट कि समझ में आ गया तो डन लिख दें और इसको नोट करें। यहां पर देखिए, हिंदी में भी देख लें, संभवन एंथैल्पी डेल्टा HF क्या है? डेल्टा HF ऐसे लिखेंगे। वह ऊष्मा परिवर्तन तब होता है जब किसी यौगिक का 1 मोल, हमें कितना बनाना है? यौगिक का 1 मोल बनाना है, उसके घटक तत्वों से बनाना है। घटक तत्व माने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, मानक अवस्थाओं में, जो कि उसकी मानक अवस्था में प्रेजेंट रहनी चाहिए, दैट इज टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm पर बनता है। यह बताता है कि यौगिक के निर्माण के समय ऊष्मा अवशोषित या निष्कासित क्या है? जब यौगिक 1 मोल यौगिक को उसके घटक तत्वों से बनाने पर ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो क्या है? फॉर्मेशन की एंथैल्पी, संभवन की एंथैल्पी। सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मोल यौगिक को उसके घटक तत्वों से, मानक घटक तत्वों की मानक अवस्थाओं से बनाने में जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। घटक तत्व की बात अभी करी थी, जैसे मैंने कहा था H2O है, H2 में किससे बना है? H और ऑक्सीजन से। ये इसके घटक तत्व है, तो ये घटक तत्व है इसके। ये जैसे आप उदाहरण से समझें, उदाहरण से समझी, ये नोट कर लो, पहले डेफिनेशन नोट कर लो, फिर रह जाएगी, फिर सर हम नहीं कर पाए नोट। इसको नोट कर लें, तब एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमें अब नोट कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ H2, एग्जाम्पल लिखें, फॉर्मेशन ऑफ H2। H2O का फॉर्मेशन, H2O का बनना, H2O कैसे बनता है? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2। 1 मोल ही बनाना है। कितना बनाना है? 1 मोल बनाना है। बैलेंस कर लीजिए, 2 H है, H2 प्लस हाफ O2 कर दो क्या? बिल्कुल कर दो सर, H2 प्लस हाफ O2 कर दो इज इक्वल टू H2 बनेगा। साथ ही साथ ये गैस लिखोगे, ये गैस लिखोगे, और ये क्या है? लिक्विड बनेगा। ये H2O का फॉर्मेशन होगा घटक तत्व। जैसे HI व क्या लिख दूं? HI व जो है HBr का बनना, ये बनाना है HI। देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन से क्या बनेगा? HI बनेगा। पहले तो मैं ऐसे लिख लें, घटक तत्व हाइड्रोजन H2 और ये I2 किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड, ये गैस। बैलेंस करना, हाफ H2 और हाफ I2 इज इक्वल टू HI बन गया कि नहीं? हाफ H2 एक H हो गया, एक I हो गया, मिलके क्या बना दिया? HI। और HI जो किस फॉर्म में आ गया? गैस फॉर्म में आ गया। HI किस फॉर्म में आ गया? गैस फॉर्म में आ गया। यहां पर जो एंट्रोपी चेंजेज होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंट्रोपी जो चेंजेज, एंथैल्पी जो चेंजेज होंगे, रिएक्शन की एंथैल्पी क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती। ऐसे नोट कर लीजिए, इसको इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन हुआ है, यहां लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, HI गैस, HI गैस का फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रकार HBr का तुम देखो करके, HBr बनाना है,
HBr खत्म करके देखो फटाफट, फिर बात करें। HBr भी गैस फॉर्म में बनाना है, सेम रिएक्शन है HBr गैस। मुझे बनाना है HBr गैस, कैसे लिखूं? ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन है सर, Br है और HBr, ये बना दी। 1 मोल बनाना है तो ये H2 में रहता है गैस, ये Br2 किस अवस्था में रहती है? लिक्विड, तो ये इसके आगे लिक्विड। ये हमें क्या बनाना है? गैस। ये ऐसे स्टैंडर्ड स्टेट लिखनी पड़ेगी, मानक अवस्था। बैलेंस कर लो, हाफ H2 कर दो सर और हाफ Br2 कर दो, तो यहां पर जो निकल कर आएगा डेल्टा RH0 इज इक्वल टू डेल्टा FH0 HBr और गैस। ये यही तो होगा। यदि आपने ऐसा ले लिया, एक बताना, यदि हम इसको ऐसे कर देते हैं, रिएक्शन को हम ऐसे इस प्रकार से लिखें, हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 और इसको गैस लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ? इज इक्वल टू HBr गैस कर देता हूँ। क्या डेल्टा RH0 इज इक्वल टू डेल्टा FH0 HBr गैस है क्या? ये बताना, ये है क्या? सर कैसी बात कर रहे हो सर, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपने बता रखा है स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड स्टेट इसकी नहीं है। Br2 की स्टैंडर्ड मानक अवस्था क्या है? लिक्विड है सर। तो ये गैस में यदि ले लिया तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये फॉर्मेशन की एंथैल्पी नहीं कहलाएगी। ये बात हमें सीखनी है यहाँ पर, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मानक अवस्था ही भाई लेनी है आपको। मानक अवस्था जिसकी जो है वो लेनी, जो जैसा दिख रहा है वैसा लेना है, मानक अवस्था में लेनी है। एक एग्जाम्पल और दे दो सर, इससे हमारे, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लो, शांति मिल जाए आपको। फॉर्मेशन ऑफ CO2 का बनना, इसको बना के बताओ। CO2 गैस है, CO2 गैस है सर, बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो, ये गैस ही होती है। और ये किससे बनी है? कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? CO2 बन रही है। अब देखो ये बन रही है C प्लस O इज इक्वल टू CO2, ये यहां पर बन रही है। तो अब इनकी स्टैंडर्ड स्टेट ले लो, 1 मोल है ना ये, इसकी क्या लिखोगे सर? ग्रेफाइट लिखना पड़ेगा, ग्रेफाइट और सॉलिड लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? O2 गैस लिखना पड़ेगा सर, C प्लस O2 और ये गैस लिखना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड स्टेट है, इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर। और तब ये क्या कहलाएगा? डेल्टा सर RH0 इज इक्वल टू डेल्टा F, फॉर्मेशन को H0 और फॉर्मेशन किसका? फॉर्मेशन किसका? CO2 गैस का। ये बना, ये बात समझ में आनी जानी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? चलो आ रही है तो एक बात पूछ लेता हूं आपसे, टेस्ट कर लेता हूं आपका। यहां देखो, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिख रहा हूं? फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन यदि ऐसे हो, CaO प्लस CO2, CO सॉलिड, ये गैस इज इक्वल टू CaCO3 और ये सॉलिड, CaCO3, ये क्या बन गया? सॉलिड बन गया। यहां पर बताओ, क्या यहां पर डेल्टा RH0 इज इक्वल टू डेल्टा RH0 इज इक्वल टू डेल्टा FH0, डेल्टा FH0 और क्या है? CaCO3 सॉलिड है क्या? ये दोनों बराबर है क्या?
ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या, इसमें रिएक्शन में देख के बताओ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है भाई। जो बच्चे अपने, कोई बच्चा यदि बीएससी के साथ नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखिए, कोई नीट जेई की प्रिपरेशन, नीट की जेई की तो नहीं कर रहे होंगे, नीट की यदि कोई प्रिपरेशन कर रहा है कोई स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, उसको तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये मैं कह रहा हूँ क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्या, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या, कैसी बात करते हो सर। ये बताया है, ये ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ पर क्रॉस मार दो। क्यों नहीं होगा ये बताओ, क्यों नहीं होगा भाई ये बता दे। अब ये बता दे क्यों नहीं होगा। सर आपने कहा था कि कंपाउंड का फॉर्मेशन तो हो लेकिन ये उसके एलिमेंट से हो फॉर्मेशन, ये क्या है, कंपाउंड है, ये तो खुद ही यौगिक है। हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो तत्व लेने पड़ेंगे, जब हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, यौगिक से नहीं बनाना भाई। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन 3 तत्व हैं, तो इनसे बनेगा तब कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप नोट कर लें, इस बात को नोट कर लें। इस बात को नोट कर लें, कर ली। एक इंपॉर्टेंट नोट लगाना है, नोट क्या लगाना है सर, क्लाउड में बंद कर लें, इंपॉर्टेंट। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ elements in their standard state, is 0। क्या मतलब होगा इसका, स्टैंडर्ड स्टेट इज अज्यूम टू बी 0, ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखें, इज अज्यूम टू बी 0। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट में कितनी मानी गई है, 0 मानी गई है। ये 0 अज्यूम की गई है। कैसे सर, कैसे की गई है, ये कोई एग्जांपल बताओ। यदि आपसे कोई कहे डेल्टा FH0 H2 गैस, इसकी एंथैल्पी कितनी है, 0 है। स्टैंडर्ड स्टेट में इसकी एंथैल्पी कितनी मानी गई है, 0 मानी गई है। यदि हम कहें डेल्टा FH0 N2, ये कितनी है, 0। यदि आपसे कोई के डेल्टा FH0 कार्बन और ये क्या है, ग्रेफाइट, स्टैंडर्ड स्टेट में सबकी एंथैल्पी क्या मानी गई है, 0 मानी गई है, मानी गई एलिमेंट की। आपसे कोई कहे डेल्टा FH0 और O2 गैस, ये भी 0। इसका मतलब ये क्या, मानक एंथैल्पी, संभवन की मानक एंथैल्पी, हिंदी में लिख लेना, किसी तत्व की मानक अवस्था में, लिखूं हिंदी में, लिख दो सर, यहां पर देखो हिंदी में लिख लो, क्या तत्व की मानक अवस्था में, तत्व की मानक अवस्था में क्या लिखोगे, संभवन की एंथैल्पी क्या शून्य मानी जाती है। मान लिया है ऐसा हमने, क्या मान लिया है, तत्व की मानक अवस्था में संभवन की एंथैल्पी क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है।
मानक अवस्था आनी चाहिए, मानक अवस्था ये हैं, इनकी एंथैल्पी 0 है। तो भाई एक बार नोट कर लें फटाफट इसको। कर लिया कि नोट? ये बिल्कुल कर लिया। बात समझ में आ जानी चाहिए कि मानक अवस्था में स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो फॉर्मेशन है वो क्या रहेगी, फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, मानक अवस्था में तत्व के बनने की जो एंथैल्पी है भाई वो कितनी अज्यूम की गई, अज्यूम की गई है, कितनी अज्यूम की गई है, 0 अज्यूम की गई है। ये अभी समझ में आएगा जब सवाल करेंगे भाई, अभी नहीं बैठेगी बात इतनी जल्दी से। यहाँ पर देखिए, अब देखिए कोई रिएक्शन है, उसकी एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, उसकी एंथैल्पी हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी डेल्टा H जो है ऐसे लिख लें, H0 इज इक्वल टू, बताओ भाई कैसे निकालें। रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो भाई रिएक्शन लिख लो, F की जगह ये लिख दो। रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो R लिख दो। बोलो, ये है समेशन BI, यही तो बता रखा है सर। क्या बता रखा है, समेशन BI डेल्टा FH0 किसके, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, माइनस समेशन AI डेल्टा FH0 और ये रिएक्टेंट के लिए बता रखा है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला अपना बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। और ये प्रोडक्ट के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, ये किसके लिए, उत्पाद के लिए, किसके लिए, उत्पाद के लिए, उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के लिए है। और ये वाला वैल्यू किसके लिए, अभिकारक के लिए। सर ये अभिकारक के लिए है, ये हमें आती है सर, अभिकारक के लिए, सर ये अभिकारक के लिए, ये उत्पाद के लिए। तो बात आई समझ में, बिल्कुल आ गई सर। इस प्रकार से एंथैल्पी परिवर्तन निकाल लेंगे। तब चलो अब सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है किसका, CO का, CO2 N2O एंड N2O4 R, ये सारी वैल्यूज दे रखी है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा RH0 फॉर द रिएक्शन, डेल्टा RH0 फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इसके लिए रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। ये जो मान दे रखे हैं इससे इस अभिक्रिया के लिए निकालो। N2O4 गैस, अभिक्रिया लिख दूं मैं, N2O4 गैस प्लस क्या लिख रखा है, N2O4 गैस प्लस 3CO गैस इज इक्वल टू N2O गैस बना रखा है इन्होंने, N2O गैस प्लस 3CO2 गैस, 3CO2 गैस। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन निकालना है, करके देखो भाई कैसे निकाल। मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, बिल्कुल बता रखा है सर, फॉर्मूला तो हमको बता रखा है, तो बस भाई अब बता रखा है तो डेल्टा H0 निकाल लें। कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालेंगे, डेल्टा RH0 बराबर समेशन, पहले उत्पाद के बारे में लिख लो, 1 इंटू क्या लिखूं, 1 इंटू डेल्टा FH0 N2 गैस प्लस सर 3 इंटू कर दो आप डेल्टा FH0 किसका सर, CO2 गैस का कर दो माइनस, ये करते हैं माइनस कर दो, माइनस। अब रिएक्टेंट की बात है, रिएक्टेंट में आपके पास क्या क्या है सर, ये है 1 इंटू किसका, डेल्टा FH0 N2O4 गैस प्लस 3 इंटू डेल्टा FH0 और CO। सर ये है, देखना कट तो नहीं, एक बार मैं कैमरा को चेक कर लेता हूँ, कैमरे को कहीं कट तो नहीं रही है बात, ना कट रही सर, अपनी बात कहीं नहीं कट रही। आपको लग रहा है, चलो थोड़ा सा इसको और सही कर देता हूँ।
यदि आपको ये लगता है तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये तो हम इतना कर सकते हैं। ये कर लिया, ये कर लिया आपने। अब करना ही क्या, वैल्यू पुटअप कर दो भाई। अब तो क्या सोच रहे हो, ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है, आपको वैल्यू सारी दे रखी है। तो N2 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, इस सबको पुटअप करते जाओ। करो भाई फटाफट। अरे भाई N2O गैस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 गुणा N2O गैस की वैल्यू देखो इसमें कितनी दे रखी है, कहीं ना कहीं दे रखी होगी 81। तो 81 प्लस 3 इंटू CO2 गैस की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, CO2 की दे -393 दे रखी है। तो बस माइनस और 1 गुणा इसकी N2O4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, N2O4 के लिए दे रखा है सर हमें सवाल में, N2O4 के लिए 9.7 दे रखा है सर। 9.7 से गुणा कर दे, प्लस 3 गुणा CO की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई सर, 110 दे रखी है। बस अब तो गुणा भागी तो करना है, गुणा जोड़ी तो करना है इनको। ये 81 और माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का कितना आ जाएगा, 9 7 11 माइनस ये कितना हो गया 9.7 प्लस 033। लो और सरल कर दिया मैंने। अब कर लो, अब इसको सॉल्व करो भाई। ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसको इसमें से घटा देना और ये कर लेना, ये आंसर आपका आ जाएगा डेल्टा RH0। तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, इसका जोड़ बाकी इतना तो मैं आना चाहिए। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, यहाँ पर और बातें क्लियर होंगी। ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये कर लो एक, ये कर लो ऑब्जेक्टिव कर लो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो लास्ट। The species which by the species which by definition has 0 standard molar enthalpy of formation 298 केल्विन is, वह संगठक जिसकी परिभाषा के अनुसार 298 केल्विन पर मोलर निर्माण एंथैल्पी 0 होती है। ये बता दो। ऑप्शन Br2 गैस दे रखा है, Cl2 गैस, H2O गैस और CH4 किसकी होगी भाई, ये देख लो। ये बताना पड़ेगा भाई, ये तो तुम्हें। ये तो बताना पड़ेगा किस तत्व की। देखो Br2 कैसा है, कैसे ABCD वाला है। Br2 गैस में रहती है क्या, मानक अवस्था में? नहीं सर, Br2 तो सर नहीं रहती, ये नहीं होगा। Cl2 सर, Cl2 तो होती है, ये हो सकता है। H2O द्रव होता है, नहीं होती, ये यौगिक है, ये तो क्या यौगिक है, तो ये मानक है। उत्तर क्या आ गया, Cl2 गैस आ गया। क्या आ गया, Cl2 गैस। Br2 तो क्या रहती है, द्रव में रहती है, Br2 तो ऐसे रहता है। Br2 अभी तो पढ़ा है, ये इसकी मानक अवस्था, ये इसकी मानक अवस्था है। तो ये हमें आज पढ़नी थी, संभवन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये आपने पढ़ लिया, कुछ सवाल भी कर लिए, तो इन पर अप्रोच कैसे करनी है ये सारी बातें आप सीख गए। एंथैल्पी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है काफ़ी, एक बार आपको रिवाइज करना जरूर पड़ेगा, तो आपके लिए बिल्कुल फिट एंड फाइन बात हो जाएगी। तो इनको लगातार पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स बनाते हुए रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इतना काम मैं चाहता हूँ, आप इसको रिवीजन करें, अच्छे मार्क्स आएंगे, तब आपको, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।